अस्सलाम वालेकुम। जनाब, चैनल M5 और मुकदमा दोनों दो मेरे ही हैं। मुकदमा तो अभी बनाना पड़ा था जब हमने अपने चैनल M5 में हमारे यहाँ सियासत नहीं थी, लोगों की बहुत फरमाइशें थी। बेशक मेरे देखने वाले और सुनने वाले बहुत ही कम हैं, बहुत कम हैं उस हिसाब से जिस मिलियंस के हिसाब से लोगों के व्यूज़ हैं और मिलियंस में ही लोगों के सब्सक्राइबर्स हैं। तो ये पूरा मुल्क उस आग में लपेट दिया गया है जो स्कैंडल्स, अफवाहें, बदतमीजी, बेहुदा लैंग्वेज, सोशल मीडिया। और इसमें हमने पिछला क्लिप किया है भी, माओ की तरबियत सबसे ज़्यादा काउंट होती है जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही है। और कुछ कड़वा करेला, कुछ नीम चढ़ा, कुछ हमारे खान साहब जो हैं, जिनसे लोग एक प्लेयर की, एक खिलाड़ी की हैसियत से ये मुल्क मोहब्बत करता था, फिर वो सियासत में आए, उनकी स्ट्रगल देखी और वो जिस तरह चोरों, उचक्कों, लुटेरों को ललकार रहे थे कंटेनर पे खड़े होकर। उसके बाद उनको अल्लाह ने मौका दिया, बल्कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट का कहा जाता है कि उन्होंने मौका दिया। चलो अच्छा आओ, ये है घोड़ा और ये है मैदान, करके दिखाओ कुछ। तो 4 सालों में उन्होंने क्या किया? ये सवाल उनसे कोई नहीं पूछ रहा है। कोई नहीं पूछ रहा है कि खान साहब अपनी परफॉर्मेंस तो बता दें। एक ऐसी नस्ल उन्होंने तरबियत कर दी है। मैंने कहा ना, माओ की तरबियत पीछे रह गई जो खान साहब ने तरबियत की है। यानी वो इस कदर बदतमीज लोग हैं, इतने बेहुदा जबान इस्तेमाल करते हैं और इस कदर उनको सोशल मीडिया पे एक ऐसी छूट दे दी गई है कि अब लोगों ने उनको देखना भी बंद कर दिया है। उनको नहीं मालूम आने वाले खतरात, जो ग्लोबल चेंजेस आ रही हैं, जो फासिद और फाशिज्म की जो दुनिया हमारे चारों तरफ पर फैलाए खड़ी है। अभी हम फलस्तीन और इजराइल देख रहे हैं, कश्मीर तो मौजूद ही है, इराक, ईरान हमने देखा, हमने यमन और शाम। जंगें क्या हैं? मैं सोच रही थी जंग पर, मुझे याद आया साहिर लुधियानवी की बहुत खूबसूरत नज़में हैं। और मैंने अपनी लाइब्रेरी से जो चंद किताबें अपने कमरे में रख ली हैं, रूम में। कभी होता है थकन होती है या चलकर लाइब्रेरी तक नहीं आया जाता, इतनी दूर नहीं है, कोई 100 मीटर के फासले पे नहीं है, तो मुश्किल से 10 मीटर का फासला होगा मेरे बेडरूम से मेरी लाइब्रेरी का, जहाँ जिसको मैंने अब स्टूडियो बना लिया और मैं वहाँ से प्रोग्राम कर रही हूँ। मैं इन बच्चों को ये जो सोशल मीडिया पे कमेंट्स भेजते हैं उस पर तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन इस वक्त जो खतरात मंडला रहे थे जंग के, एक ब्रादर इस्लामी मुल्क ईरान के, और उसमें उन्होंने पहल कर दी। उस पे आज ISPR जो पाक आर्मी का इब्लागी इदारा है, उसकी मैं अभी क्लिप सुन रही थी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने बताया कि ईरान के साथ, और जाहिर है उनके जो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे जो चल रही होंगे मामलात, वो आज तय पा गए हैं कि हम ये क्या कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। हमने डिफेंस, हमने दिफा किया, हमला नहीं किया। हमला उधर से हुआ था। और मुझे पहली बार शर्मिंदगी हुई। मैं ईरान की फॉरेन पॉलिसी को आउटस्टैंडिंग, इतनी ज़बरदस्त उनकी फॉरेन पॉलिसी रही है, लेकिन पिछले एक क्लिप में हमने बताया भी कि ये काला जादू करने वाले जितने हिंदुस्तान में बैठे हैं, उन्होंने ऐसा कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं कराया ईरान के ऊपर। वाकई तो की औकात नहीं है, नौजुबिल्ला। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोशिश की गई और अल्लाह ने वार्न किया कि ए मेरे महबूब, इन फूके मारने वालियों से होशियार रहो। ब्लैक मैजिक की एग्जिस्टेंस, ये जो ब्लैक साइंस है, जिस तरह व्हाइट साइंसेज हैं वो दुआएं हैं, वज़ाइफ भी उसमें अब शामिल कर लिए गए हैं, लेकिन जो ब्लैक साइंस है उसकी मौजूदगी तो कुरान में मौजूद है। तो हम उस पर ये कैसे हो सकता है हम अपनी मर्जी की चीज़ें कुरान से ले लें और जो हमारी हमें अच्छी नहीं लगती या हमें उसकी लॉजिक समझ में नहीं आती उसको छोड़ दें, हालांकि वो मौजूद है और वो उसकी एप्लीकेशन भी मौजूद है, हमें नज़र आती है। तो इस पर मैंने काफ़ी क्लिप्स किए हैं। ब्लैक मैजिक, ब्लैक साइंस, मेरे वालिद ने पहली मर्तबा ये टर्मिनोलॉजी यूज़ की काले जादू के लिए, ब्लैक साइंस। इससे पहले मैंने किसी से नहीं सुना था ये।
तो मुबश्शिर लुकमान के एक जाहिल कस्म का प्रोड्यूसर होता था, वो उन्हें पता नहीं कहाँ कहाँ से जो साइंस ऑफ नंबर्स है, इल्मुल आदाद जिसे कहा जाता है, उसको और ब्लैक मैजिक को जोड़ के मुबश्शिर ने एक ऐसी ऊट पटांग सा एक दफ़ा प्रोग्राम कर दिया था। उसके जवाब में मैंने इसको बहुत डिटेल में 3-4 प्रोग्राम किए थे और यूट्यूब पर पड़ा हुआ है चैनल M5 के, वो देख लीजिएगा। जो मुकदमा है चैनल, उसको तो बने हुए 1.5 महीना हुआ है, क्योंकि ये खालिसतन सियासत को एड्रेस कर रहा है, जो कि मेरे चैनल M5 में नहीं है। वो सोसाइटी को एड्रेस करता है और सोसाइटी के वो जितने सेगमेंट जिन पर सोसाइटी खड़ी हुई है उनको हम एड्रेस करते हैं सोसाइटी को, ख्वाह वो माशरा है, ख्वाह वो मजहब है, ख्वाह वो दीन बेचने वाले हैं, ख्वाह वो मईशत है, इकोनॉमी है, मीडिया है, एंड अबव ऑल मदर, माँ। माँ को हमने बहुत दफ़ा मुखातिब किया है कि माँ कहाँ खड़ी हुई, माँ हमें कहीं नज़र नहीं आ रही, सिर्फ औरत नज़र आ रही है। तो जब ये सूरत हाल हो जाए किसी मुआशरे की कि वहाँ से माँ ख़त्म हो जाए, सिर्फ औरत हमें खड़ी हुई नज़र आए, और माँ और औरत में क्या फ़र्क है, इस पर भी बात हो चुकी है, लेकिन फिर बार बार करते रहेंगे अपने इन बच्चों के लिए, ये जो सोशल मीडिया को बदतमीजी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जंग पर आज उन्होंने कहा जी अब हम मज़ाकरात करेंगे, डायलॉग करेंगे, क्या मसला हुआ है, और इंशाअल्लाह अब किसी ब्रादर इस्लामी मुल्क से कोई ना इस तरह का हमला होगा और ना ही दिफा के तौर पर। लेकिन जो हो गया, ये जो मर्गे नागहां, मैंने इस क्लिप का नाम ऑपरेशन मर्गे नागहां रखा है, और इस पर मुझे सबसे अच्छी जो नज़म लगती थी हमेशा से, वो साहिर लुधियानवी की नज़म है। तो मैंने कुलियात साहिर निकाल ली, ये मेरे रूम में ही होती है। जिन शायरों की चीज़ें मेरे रूम में भी मैं बुक्स रखती हूँ, उसमें हिंदुस्तान से साहिर लुधियानवी और पाकिस्तान से इफ्तिखार आरिफ, परवीन शाकिर ऑफ कोर्स मेरी टीचर भी थी, और बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जिनको ज़रूरत पड़ती रात के 2 बजे 3 बजे, जो किताबें मेरे काम आती हैं। उसमें मज़हब, लिटरेचर, उसमें करंट अफेयर्स पर भी कुछ चीज़ें जो लिखी जाती हैं, तो वो किताबें कुछ मैं अपने बेडरूम के शेल्फ पे रख लेती हूँ। और परवीन शाकिर, साहिर लुधियानवी, नासिर काज़मी, इन लोगों के जो हैं, इफ्तिखार आरिफ अबव ऑल, इनके जो कलाम हैं, इनकी जो किताबें हैं, वो मैंने अपने रूम में भी रखी हुई हैं। ये साहिर लुधियानवी की एक नज़म जो मैंने अभी पढ़नी है आगे, ताकि हमारे बच्चे जिनके हाथों से किताब छूट गई है, और बकौल हमारे जनरल आसिम मुनीर साहब के, ये 6 इंच की स्क्रीन ने जो तबाही मचाई हुई है, ना वो माओं को नज़र आ रही है, ना वो हमारे इन सियासतदानों को नज़र आ रही है। जब ये एक दूसरे पर कीचड़ उछालने पर आते हैं, पगड़ियाँ उछलती हैं जब, फिर ये कुछ नहीं देखते कि ये क्या कर रहे हैं। तो ये एक नज़म मुझे अचानक, जो मैं पढ़ूंगी बाद में, वो तो अलग है, वो है ए शरीफ इंसानों, जंग किसी चीज, किसी मसले का हल नहीं, ये उसका फोकल पॉइंट है, ये उनका मैसेज है उस नज़म में। ये किसका लहू है, बात हो रही है कि ये इंसानों का जो लहू बहा है अभी पिछले एक हमले में ईरान की, और फिर जो हमारी तरफ से दिफा किया गया, तो दोनों तरफ से ठीक है, कहा यह गया कि हम जो वहां दहशतगर्द थे ईरान में, वो क्या कर रहे हैं, बात तो सही है, वो क्या कर रहे हैं वहां पे चाबहार में, बलूचिस्तान के बॉर्डर पे। ये हमें जो नजर आती है रोजाना, हम खबरें देखते हैं, लेकिन हम उसको इग्नोर कर देते हैं, ये नहीं सोचते कि इसमें इंसानों का लहू बह रहा है। हिमायत अली शायर की भी एक बड़ी अच्छी नज़म थी, मगर वो जंग के मौके पर थी, लहू जो सरहद पे बह रहा है, हम उस लहू का खराज लेंगे। भाई खराज भी लेंगे तो दूसरी तरफ इंसानों का ही खून बहेगा ना। तो अब ये मीडिया वॉर हो रही है, जिसको साई वॉर भी कहते हैं। अब वो जंगे जो तीर और तलवार से और मिसाइलों से लड़ी जा रही थी, मुझे लगता है वो वक्त आ रहा है कि मीडिया वॉर जो है, साई वॉर उनकी जगह ले लेगी, और ये अच्छी बात है, ये डायलॉग की तरफ जाती है ये जंग। तो साहिर की एक नज़म मुझे याद तो थी थोड़ी सी, लेकिन मैंने कहा कि मैं कुलियात निकाल लूं उनकी। ये है कि ये किसका लहू है, ए रहबरे मुल्क को कौम जरा आंखें तो उठा, नजरें तो मिला। ये दोनों तरफ के, मैं ईरान से भी मुखातिब हूं और पाकिस्तान के भी रहबरान कौम से।
कुछ हम भी सुने, हमको भी बता, ये किसका लहू है, कौन मरा। क्या कौम वतन की जय गाकर मरते हुए राही गोंडे थे। वैसे ये उस पर्सपेक्टिव में जो 1946 में हुई है, तो वो हिंदुस्तान के मुसलमानों से मुखातिब है, लिहाजा साहिर ने संस्कृत के लफ्ज भी इस्तेमाल करें। जय मीन्स उनकी कौम व वतन की तारीफें करना। क्या कौम व वतन की जय गाकर मरते हुए राही गुंडे थे, जो देश का परचम लेके उठे वो शोख सिपाही गुंडे थे, जो बारे गुलामी सह न सके वो मुजरिम शाही गुंडे थे। ये किसका लहू है, कौन मरा, ए रहबरे मुल्क को कौम बता, ये किसका लहू है, कौन मरा। अब ये ईरान और पाकिस्तान और जो आज ISPR ने हमें आसिम मुनीर का पैगाम हम तक पहुंचा है, यानी फौज की तरफ से जो बयान दिया गया है, वो समझौते की उम्मीद सही, सरकार के वादे ठीक सही, हाँ मशक़े सितम अफसाना सही, हाँ प्यार के वादे ठीक सही, अपनों के कलेजे मत छेदो, अगयार के वादे ठीक सही, जमहूर से यूं दामन न छुड़ा, ए रहबरे मुल्क को कौम बता, ये किसका लहू है, कौन मरा। और इसके अगले मिसरे भी, हम ठान चुके हैं अब जी में हर जालिम से टकराएंगे, तुम समझौते की आस रखो हम आगे बढ़ते जाएंगे, हर मंजिल आजादी की कसम हर मंजिल पे दोहराएंगे, ये किसका लहू है, कौन मरा, ये ए रहबरे मुल्क को कौम बता, ये किसका लहू है, कौन मरा। जनाब, ये इंसानों के हवाले से कहा गया है कि दोनों तरफ, चाहे वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग हो, चाहे ईरान और इराक की जंग हो, चाहे यमन और शाम हो, या गजा और इसराइल में जो कुछ हो रहा है, छोटे छोटे नन्हे बच्चे जो किसी के मुजरिम नहीं, मासूम शीरख्वार से लेके और 10-12 साल की उम्र तक के जितने 6-7 हजार बच्चे गजा में, मैं तो देखती हूँ तो मुझसे खाना नहीं खाया जाता कि इनका क्या कसूर है, ये मासूम तो किसी के मुजरिम नहीं। तो इंसानों का जो लहू है वो कितना कीमती है, उसके लिए साहिर ने ये नज़म लिखी। और अगर इसको याद रखें और दोहराते रहें अपने बच्चों के सामने, और हमारी जो यूथ है, जो हमारी नस्ल है, जो यूथिये कहलाते हैं, इमरान खान साहब कुछ पढ़ने लिखने का भी काम कर लें, कुछ गालम गलोच के अलावा भी कुछ अपने तरबियत का इंतजाम आप शुरू कर दें। मेरा ख्याल है जेल से ही आपको इतना टाइम दे दिया जाएगा कि जिनको आपने तबाह किया है, यूथ को, जिन बच्चों को, उनसे मुखातिब होकर मैं कहूंगी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को रिक्वेस्ट करूंगी, और जो मौजूदा केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर साहब हैं और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, यही तीनों इदारे होते हैं जो किसी कौम को आगे बढ़ाते हैं, लेके चलते हैं, इनके जो ऑपरेटर्स हैं, मैं उनसे मुखातिब हूं कि इमरान खान को हफ्ते में एक दिन 1 घंटा जेल से बाहर अपने उन बिगड़े हुए नौजवानों से मुखातिब होने का मौका दिया जाए, और खुद इमरान खान साहब की तरबियत का इंतजाम किया जाए कि आपको अपने फॉलोअर्स को क्या कहना है, क्या कहना है आपने। गालम गलोच सिखाते रहे बस, क्या गालम गलोच मसले का हल है? नहीं है। तो ये मेरा एक पैगाम था हमारे मुल्क के जो हाकिम हैं, वो सियासी हैं या ब्यूरोक्रेसी है या अदलिया है या आर्मी है, कि आप सब सर जोड़कर बैठ जाएं और खान साहब से ये मज़ाकरात करें कि आप ये पैगाम तो देना शुरू करें, जो कुछ उन्होंने किया, उनके मुकदमे अपनी जगह, उनकी सज़ा अपनी जगह, और सज़ा देकर जिस तरह की सज़ा की गुफ्तगू सोशल मीडिया पर हो रही है, फांसी और मौत, क्या हमने भुट्टो की फांसी से सबक नहीं सीखा कि हमने इतने बड़े सियासी मुजरिम को हीरो बना दिया फांसी की सजा देकर, और फिर उस लाश को कैश करवाया गया, और वो भुट्टो जिंदा है, वो मर के नहीं दे रहा है। खुदा के लिए सबक सीखें। सियासी मुजरिमों को, गद्दारों को, मुल्क तोड़ने वालों को, लोगों को गलत रास्ते दिखाने वालों को, लोगों का हक छीन के कोटे सिस्टम और लेटरल एंट्री जैसी जो है लानत को मुल्क पे नाफिज करने को, नेशनलाइजेशन को, इन सब चीजों पर
بات ہونی چاہیے تاکہ بھٹو کی اصلیت لوگوں کو بتائی جائے. خدا حافظ. افسانہ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں، امید لگائے